आम नागरिक के मन में एक भाव पैदा कर दिया और पैदा होकर उससे प्रेरणा कैसे मिले, इनिशिएटिव कैसे हो। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने तय किया कि बच्चा पैदा होते ही बच्चे की एफडी शुरू हो जाएगी, कॉलेज पूरे करते करते उससे 10 से 12 लाख रुपए कैश मिलेंगे। ये रचना उन्होंने बात की। आप आश्चर्य कर सकते एकदम रिमोट एरिया में तो चारों तरफ चाइना से गिरा, लगभग 80% से ज्यादा चाइना से गिरा हुआ, थोड़ा सा उसमें नेपाल में, थोड़ा सा भूटान में, थोड़ा सा अपना पश्चिम बंगाल लगता है। एक कुछ वहां की हाइट पर 17,000, 18,000, 16,000, 14,000 की चीज पर उन्होंने वो सारा किया। इसलिए उन्होंने कई ऐसे नियम बना रहे। मैं चाहता हूँ कि ये जो पर्यावरण संबंधी जानने वाले लोग हैं या जो चाहते हैं वन संरक्षित कैसे रहे, जो चाहते हैं कि आबादी कैसे, आप आश्चर्य करोगे। प्लास्टिक बैन है, आप आश्चर्य करोगे। और ट्रैफिक वायलेंस बिल्कुल नहीं है, एकदम प्रॉपर चले, कोई ओवरटेक नहीं करता, कोई जगह नहीं चलता। इस सारे नियमों को पालन करें। ऐसी कई पंचायतें गुजरात में समृद्ध पंचायत कहते हैं, वहाँ सारी पंचायतें समृद्ध बन के काम करती है। इस प्रकार का जो काम खराब किया है, इसे कई लोग गाँव में बैठा नहीं सिखाया जा सकता। हम कैसा कल्पना करते हैं, गाँवों में पहले जल, जंगल और जमीन, उसका मालिक गाँव होता, फिर गाँव की सुरक्षा करता था। अभी बरसात चलाया, अपने तालाब भरे, हर गांव में जाए दीवार में रचना होगी कि तालाब को समुद्र धोने जा रहे हैं, तो गांव के व्यक्ति अपने तालाब को भी समुद्र मान करके पूजा करता था। ये भाव हमारे यहाँ पहले से था और इसलिए भाव को वापस कैसे स्थापित करें। और इसलिए राज्य प्रधानमंत्री नीचे नीचे तक की बात करते हैं। अंत में मैं एक और बात बताऊंगा, जब सबके मस्तिष्क में जो होने वाली राजस्थान के गर्व की बात है, इसलिए जानबूझ के बारे में भाषण में इस विषय से अलग है, फिर भी मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारे सबके दिमाग में 1952 का वार मस्तिष्क में घुमा हुआ है। 1952 में हमें बहुत बुरी तरह से चाइना ने हराया, हमारी लाखों एकड़ जमीन इसने दबा दी और सत्यगामी है ये, क्योंकि हमारे केंद्र में सरकार कमजोर थी। लेकिन उसके बाद भी 67 में एक बड़ी भारी घटना हुई। तो साहित्य लोग जो फौज से रिलेटेड है, जो पढ़े लिखे थोड़े देखते होंगे इतिहास को, उनको जानकारी होगी, ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं। बाकी जगह पूरे दुनिया के बॉर्डर पर एलओसी, लेकिन चाइना का जो बॉर्डर है उस पर एलएसी है, लाइन ऑफ एक्सक्लूजन है। तो वहाँ क्या था कि कोई युद्ध विराम होने के बाद कोई लाइन नहीं थी, पाकिस्तान की तरफ सारी लाइन होती थी, लेकिन चाइना की तरफ नहीं हुई। उस समय ये तय होगा कि जहाँ चाइनीज सैनिक है वो वहाँ रहेंगे, जहाँ इंडियन सैनिक है वो वहाँ रहेंगे। तो वो रोज उनके और चाइना की नींद खराब थी, वो देखते हैं तो कैसे नीचे करें, तो रोज मैन हैंडलिंग होती थी, हजारी होती थी। धीरे धीरे आपस में उस समय राजस्थान का एक DCO यानी मेजर जनरल श्रीमान सगत सिंह, वो वहाँ मेजर जनरल पोस्ट पर थे। मैं उनके लिए डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ अभी और मैं बता करने वाला हूँ। तो वो सगत सिंह ही वहाँ थे, उन्होंने चाइनीज सारे अधिकारियों से बात की कि ये रोज की खरपत की बजाय अपने टेम्परेरी वाइट फेंसिंग कर। एक बार तो चाइनीज ने हाँ बनी, वाइट फेंसिंग जरूरी। हमारे जवान खड़े होकर BRO के लेबर आके वाइट फेंसिंग करने लगे और वाइट फेंसिंग करते करते चाइनीज ने लगा करके वाइट रह गया फरमाने, तो ये हमेशा के लिए चाइना में नहीं आएगा, ये हिंदुस्तान का पार्ट हो जाएगा। तो उन्होंने थोड़ी खटपट बनाई। अब धीरे धीरे बात हुआ कि उन्होंने फायरिंग शुरू कर दिया, रोकने की कोशिश की, फायरिंग की नहीं। ये जनरल सदस्य भी उस समय मेजर जनरल थे, उन्होंने अपने लेफ्टिनेंट जनरल जो सिलीगुड़ी में बैठे उनको कॉल किया था कैसा और हमें क्या था स्पष्ट बना कर दिया नो फायर। धीरे धीरे नो फायर वेस्टर्न ईस्टर्न जोन का पूरा जनरल कलकत्ता में बैठ रहा, उसको भी फोन किया, उसने भी कहा नो फायर। आखिर में पहुंचे 67 तक जब पहुंचे तो चीफ को फोन किया उन्होंने और चीफ ने भी क्या नो आज भगत सिंह को फोन नहीं कर सकते। लेकिन जब 67 संख्या पहुंची तो भगत सिंह से रहा नहीं गया और उन्होंने फाइट खोल दिया जवानों से। और आपस में आश्चर्य करोगे, 67 में नाथुला में 400, शीला में 300 और जोधपुरा में 500, ऐसे लगभग 1800 से ज्यादा चाइनीज सैनिक मारे और वाइट फ्लैग लेने के लिए खड़े हुए। तो 11 दिसंबर को सिक्किम में नाथुला दिवस मनाते। तो जब मुझे थोड़ी इसकी जानकारी दी और 84 में या 83 में मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, माननीय रज्जुभाई के कार्यक्रम में जनरल सगत सिंह रिटायर होकर आ गए थे। तो जयपुर में कॉमर्स कॉलेज के कार्यक्रम में मैंने उनको अध्यक्ष बनाया था। उस परिवार से थोड़ा मेरा आना जाना था, थोड़ी हिंदी भी जानता था। तो मेरे को पता लगा कि ऐसा हुआ, तो मैंने उनको कहा कि ये दाखिला तो विजय दिवस मनाना थी। वहाँ सिक्किम में जस्टिस को ले गया, चीफ मिनिस्टर को ले गया और वहाँ जब ये नाथुला दिवस मनाने की बात की तो मैंने मेरे भाषण में कहा
ये नाथुला दिवस नहीं है, ये हम नाथुला दिवस आगे जो विजय दिवस मनाएंगे और नाथुला में मनाएंगे और गंगटोक में मनाएंगे। लगभग 15 मिनट तक 500 के आसपास कमान के सैनिक खड़े थे, लगातार भारत माता की जय बोली गई। और फिर मैंने इतिहास खोजा, जब मैंने मेरे सोशल मीडिया पर डाला, हर एक पेज पे एक चीज पे लाखों उसके लाइक्स आए। फिर मैंने धीरे धीरे रक्षा मंत्री जी से बात की, फिर मैंने धीरे धीरे वहाँ के चीफ साहब से बात की, आर्मी के, थोड़ा मन बना। अब हम क्या कर दिया है, आने वाले 11 सितंबर को मैं उस पूरे नाथुला कैंपस को जनरल भगत सिंह कैंपस नाम दे रहा हूँ। और आदरणीय भगत सिंह जी का 11 दिसंबर को मैं जहाँ ट्वीट करते, यहाँ आश्चर्य करोगे, नाथुला एवरेज 1000 लाइकर, लगभग 4000 टूरिस्ट डेली नाथुला जाते हैं, डेली, चाहे बर्फ हो चाहे नहीं हो, जाते ही जाते हैं। तो वो जो सीढ़ी बनी हुई है, जो ऊपर तक कोने तक जब जाते हैं, वहाँ मैंने बाकायदा स्टेडियम बन गया है। और 11 सितंबर को मैं वहाँ जनरल भगत सिंह जी की वहाँ मूर्ति स्थापित करने वाला हूँ। और भगत सिंह जी का परिवार जैसे में रहता है, उस परिवार को मैं राजभवन के खर्चे से सिक्किम ले जाने वाला हूँ, नाथुला ले जाने वाला हूँ। और उसके बाद उस दिन हम छोटी सी डॉक्यूमेंट भी दिखाएंगे। उसके बाद जैसे बॉर्डर फिल्म क्लियर लोगेवाला की तरह ऐसी एक फिल्म नाथुला में भी जनरल भगत सिंह जी बनाने वाला हूँ, ऐसे मैंने इच्छा है। तो ये जो हमारा इतिहास है, तो इतिहास नहीं है, हम कोई धीरे इतिहास नहीं है। अब आज अगर बॉर्डर देखें तो आपका प्रधानमंत्री ने 19,000 फीट पे टैंक पहुंचा दिए, ऐसी ऐसी गाड़ियां आ गई तो सीधी बाहर में चढ़ती है। और मतलब पूरे ईस्टर्न बॉर्डर में हम बेल्ट में बॉर्डर पर, ईस्टर्न बॉर्डर पर हम एडमेंस में चाइनीज डिफेंस में। जब पहली बार कमांडर बन के गया तो बॉर्डर पे गया, तो चाइनीज कमांडर ने कहा कि आपके गवर्नर साहब आए हैं और ये हमारे सेटिंग करवाइए। तो मैं भी उनके लिए मिठाई लेके गया, वो भी अपनी मिठाई लेके आया। अभी वो डिफेंस में है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दीनदयाल जी ने जो बोइंग बोया है, वो भी निश्चित रूप से हिंदुस्तान में आगे बढ़ रहा है। और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में पूरी दुनिया दीनदयाल जी की साइंस को मानेगी। इसलिए मुझे पूरी कल्पना कि ये जो पुस्तक लिखी, उस पुस्तक के बारे में साधुवाद तो निकल हुआ, थोड़ा सा और और लेना, इसको सोशल मीडिया पर कैसे वायरल करें, छोटे छोटे